नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे ठीक पहले हमने 4 मॉडल पेपर देख लिए हैं। ये हमारा 5वां मॉडल पेपर है। विद्यार्थियों, ये जो मॉडल पेपर हमने आपको करवाए हैं इनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है और उनमें से ये जो पेपर है 5वां जो मॉडल पेपर है इसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। तो आप इस मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर में से बोर्ड एग्जाम में से 10 से 15 अंक के क्वेश्चन तो 100% पूछे जाने हैं। तो एक यदि आप मॉडल पेपर कर लेते हैं तो 15 से यदि 20 अंक यदि आपको अर्जित हो जाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा अंक के भी मिल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो मॉडल पेपर है वो बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट पर आधारित है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है। अब इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आप देखेंगे हमें 2 घंटे और 45 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक वही 56 अंक का होगा। इसमें देखिए कुछ आपको सामान्य निर्देश बोर्ड के पेपर में भी मिलने वाले हैं कि प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। सबसे पहले ऊपर एक कॉलम आएगा। इस कॉलम में आपको अपने रोल नंबर यहाँ पर अंकित करने हैं। क्लियर? फिर देखो, इसमें फिर लिखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, कि जो भी क्वेश्चन है उसमें सभी क्वेश्चंस आपको करने होंगे। फिर उसके पश्चात प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। कोई भी पेंच आपको बीच में से छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू आपको करते जाना है। पेंच नहीं छोड़ना है बीच में कि खाली एक पेंच छोड़ दिया फिर बाद में आप करने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उत्तर पुस्तिका में ही आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखने हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। जैसे हमारे पास में कोई क्वेश्चन आ गया कि 18वां क्वेश्चन है, इस 18वें क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो तीनों पार्ट एक साथ में करेंगे। ये पार्ट हालांकि आप पहले तीसरा पार्ट कर दो, फिर दूसरा पार्ट कर दो, फिर पहला पार्ट कर दो, ऐसे ही चल सकता है, लेकिन तीनों एक ही साथ में होने चाहिए। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि भाई पहले 18वें का पहला पार्ट कर दिया, फिर हमें याद आ गया 17वां क्वेश्चन कर दिया, फिर 19वां कर दिया, फिर 18वें का सेकंड पार्ट याद आ गया तो सेकंड पार्ट करने लगे। तो ऐसे नहीं करना है। आपको किसी क्वेश्चन के अंदर 3-2 जो भी पार्ट होते हैं, आंतरिक खंड होते हैं, तो उनको एक साथ में करना है। एकदम में ध्यान रखेंगे, अन्यथा आपके अंक काटे जाएंगे। फिर हमें 5वां और महत्वपूर्ण बिंदु दे रखा है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूपांतरण में है। तो उसमें यदि किसी त्रुटि के होने पर हिंदी भाषा वाला प्रश्न पत्र सही माना जाएगा। हालांकि आपको समझने में काफ़ी हेल्प रहेगी। यदि हिंदी में कोई वर्ड, कोई लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही है तो अंग्रेजी रूपांतरण देख लीजिए, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देख लीजिए, और दोनों में कोई त्रुटि होती है तो आप हिंदी वाला क्वेश्चन सही मानते हुए उस क्वेश्चन को सही करेंगे। तो ये कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इसमें सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें विभिन्न भागों का, इसमें पहला भाग देख लेते हैं। पहला पार्ट देखिए कि 2 समान प्रकृति के आवेश Q एक दूसरे से अक्ष दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। हमारे पास में ऐसे 2 आवेश दे रखे हैं Q, और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है अक्स। हमें इसके मध्य बिंदु के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो विद्यार्थियों, मध्य बिंदु पर इस आवेश के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस आवेश के कारण से अपोजिट डायरेक्शन में,
और दोनों के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो परिमाण में समान, डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से इस बिंदु पर, मध्य बिंदु पर कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो दोनों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? शून्य होगी। फिर आप देखें अगले क्वेश्चन के अंदर कि एक संधारित्र में 4 प्लेटों को संलग्न चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? हमें इस तरीके से 4 प्लेटें दे रखी है और इन प्लेटों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से दे रखी है। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी, इन दोनों के बीच की स्मॉल डी, इन दोनों के बीच की स्मॉल डी। तो देखिए ये दोनों प्लेटें मिलकर एक संधारित्र बना रही है, ये दोनों प्लेटें मिलकर एक संधारित्र बना रही है और ये दोनों प्लेटें मिलकर एक संधारित्र का निर्माण कर रही है। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला, इस वाले संधारित्र का एक बिंदु यहाँ से और इस वाले संधारित्र का एक बिंदु इस बिंदु से जुड़ा हुआ है। चलिए मैं इसको नाम देता हूँ A और B। तो इसका, इस संधारित्र की एक प्लेट A से, इस संधारित्र की एक प्लेट B से। इसी प्रकार से फिर इस संधारित्र की एक प्लेट A से, इस संधारित्र की एक प्लेट B से। इस संधारित्र में भी ऐसा ही है। तो तीनों संधारित्रों की एक एक प्लेट तो बिंदु A से और एक एक प्लेट बिंदु B से जुड़ी हुई है। देन यहाँ पर ये तीनों ही जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में हो जाएंगे और समांतर क्रम में हम ये जानते हैं कि कुल जो धारिता होती है वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ से पहले संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी होगी? पहले संधारित्र की जो धारिता है वो देखिए इस तरीके से C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र की जो धारिता है वो भी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तीनों संधारित्रों की धारिताएं सेम होगी। तत्पश्चात कुल जो धारिता 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के इक्वल हमें मिलने वाली है। क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि प्रतिरोध का मापन करने वाला उपकरण है। प्रतिरोध का मापन हम किससे करते हैं? थर्मामीटर की सहायता से हम ताप का मापन करते हैं। गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम धारा का संसूचन करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं और वोल्ट मीटर की सहायता से हम विभवांतर का मापन करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु इसमें आएगा। क्लियर? चौथा पार्ट देखिए कि n प्रति इकाई लंबाई में फेरों की प्रणालिका में कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है। यदि प्रणालिका के भीतर म्यू पारगम्यता का पदार्थ भर दें तो अक्ष पर प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? हम किसी प्रणालिका के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये जानते हैं। अब यदि उस प्रणालिका के अंदर म्यू पारगम्यता का कोई माध्यम यदि हम भर दें तो उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो म्यू एन आई हो जाएगी। म्यू एन आई। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे तो म्यू एन आई हमें दे रखा है। इसके स्थान पर आपको ऐसे भी मिल सकता है क्योंकि म्यू बराबर हम क्या जानते हैं? म्यू नॉट म्यू आर। देन आपको ऐसे भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल सकती है बी एम बराबर म्यू जीरो म्यू आर एन आई। इस फॉर्म में भी मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरण के लिए संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। देखिए किसी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो होता है माइनस में एन डी फाई बी अपॉन डी टी। तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी क्रिएट होगा जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसमें ब ऑप्शन सही होने वाला है।
फिर देखिए विद्यार्थियों, छठा क्वेश्चन इसका कि जब प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने वाली सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता दुगुनी कर दी जाए। तो देखिए आपतित प्रकाश की तीव्रता आपने दुगुनी कर दी तो आपतित फोटोन दुगुने हो जाएंगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दुगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटोन उत्सर्जित ही नहीं होते, फोटोन पहले की अपेक्षा 4 गुना अधिक निकलेंगे। फोटोन तो निकलते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दुगुने फोटोन निकलेंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा। वैसे तो इसमें जो ऑप्शन है वो एक सही नहीं है, उत्सर्जित यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दुगुने फोटोन के स्थान पर यदि यहाँ पर क्या आता, दुगुने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता। और वैसे यदि ये जो ऑप्शन है इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दर्शाती है, उसके स्थायित्व को रिप्रेजेंट करती है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी नाभिक के लिए जितनी ज्यादा होगी वो नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। अब देखिए, जब किसी अर्धचालक की चालकता केवल सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण से होती है तब अर्धचालक कहलाता है। देखिए हम ये जानते हैं कि नेज जो अर्धचालक होता है उसमें सहसंयोजक बंध टूटते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन सांद्रता और होल सांद्रता सेम होती है, नेज अर्धचालक होते हैं। लेकिन अपद्रव्य अर्धचालक या जो दाता या ग्राही अर्धचालक होते हैं इनके अंदर क्या होता है, सहसंयोजक तो बंध टूटते ही हैं, इसके अलावा दाता ऊर्जा स्तर और जो ग्राही ऊर्जा स्तर है उनमें उपस्थित जो आवेश वाहक हैं वो भी क्रिएट होते हैं। तो केवल इसमें वर्ड दे रखा है केवल सहसंयोजक बंध टूटने से, तो वो तो केवल नेज अर्धचालकों के अंदर ही होता है। 9वां क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा गेट सार्वत्रिक गेट है। सार्वत्रिक गेट का मतलब है उस गेट से अन्य सभी गेटों का निर्माण कर सकते हैं। तो सार्वत्रिक गेट होते हैं नोर गेट और नैंड गेट, ये दो जो गेट हैं वो सार्वत्रिक गेट हैं। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। और नॉट और एंड ये मूल तार्किक द्वार होते हैं, मूल तार्किक द्वार इनको कहा जाता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य 800 माइक्रोकूलम आवेश को गति कराने में किए गए कार्य का मान होगा। हमने 800 माइक्रोकूलम का आवेश लिया और समविभव पृष्ठ के दो बिंदु हैं, एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले गए, तो ले जाने में किए गए कार्य का मान हमें पूछा है। तो विद्यार्थियों हम ये जानते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य यदि किसी आवेश को ले जाते हैं तो ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्लियर। W बराबर हम Q इंटू VA माइनस VB कर दें तो दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 0, तत्पश्चात कार्य भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट देखिए कि विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवन वेग VD में संबंध होता है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम ये जानते हैं VD बराबर I अपॉन में ANE, ये हम जानते हैं। तो होता है, तो जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, N यहाँ पर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, देन यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हम J के पदों में इसको लाना चाह रहे हैं। J बराबर होता है I अपॉन में A, तो I अपॉन में A के स्थान पर हम J पुट कर देंगे तो J अपॉन में NE इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसे आप J बराबर NEVD भी पुट कर सकते हैं, एक ही बात है। फिर देखिए तो इसमें यहाँ पर संबंध होता है, तो J बराबर NEVD ये रिलेशन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि 10 ओम प्रतिरोध, तो ये हमें R का मान दे रखा है 10 ओम, 10 हेनरी प्रेरकत्व है, तो L का मान हमें 10 हेनरी दे रखा है कि एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। तो V बराबर हमें दे रखा है 50 वोल्ट। हमें कुंडली में संचित ऊर्जा पूछी है। कुंडली में संचित ऊर्जा होती है हाफ
एल आई स्क्वायर, यहाँ पर हमें एल दे रखा है बट आई नहीं दे रखा। आई की वैल्यू हम यहाँ से इन दोनों रिलेशन आर और वी की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर लेंगे। आई बराबर हम जानते हैं वी अपॉन में आर, तो 50/10 तो 5 एम्पियर हमें प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू है 10, आई की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया। तो U इक्वल टू कितना आ गया 5 × 25, U बराबर आ गया 125 जूल। 125 जूल हमें प्राप्त हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। हमें यहाँ पर एक कार्बनिक अर्धचालक यौगिक अर्धचालक का नाम लिखना है। तो देखिए एंथ्रासीन, एंथ्रासीन एक कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। मादित थैलोसियानिस, तो आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के अंदर कार्बनिक अर्धचालक, तात्विक अर्धचालक, यौगिक अर्धचालक इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप इनका ध्यान रखें, अच्छे से समझकर इनको करें। देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें एक कार्बन प्रतिरोध दे रखा है और विद्यार्थियों कार्बन प्रतिरोध पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलने की प्रबल संभावना है। कार्बन प्रतिरोध में हमें कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इसमें 4 भिन्न रंग हमें दे रखे हैं। पहला रंग है नारंगी, दूसरा जो रंग है वो है नीला, तीसरा जो रंग है वो हमें दे रखा है चांदी रंग सा। तो देखिए यहाँ पर आपको कार्बन प्रतिरोध के लिए एक वर्ण कोड सारणी होती है और उस वर्ण कोड सारणी को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्लियर रखना है। तो देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि हमने इनको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मतलब एक तरीके से रटने का तरीका ही है वो बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड, फिर आएगा गोल्ड, फिर आएगा सिल्वर, फिर आएगा सिल्वर। गोल्ड के बाद में क्या आएगा सिल्वर नेकलेस। तो इसमें ये जो कलर हैं वो हैं काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, और पीले के बाद में हमारे पास में जी आ गया ग्रीन मतलब हरा, फिर हरे के बाद में आ गया ब्लू मतलब नीला, और बैंगनी मतलब वॉयलेट का मतलब बैंगनी हो गया, फिर स्लेटी, फिर वाइट, और फिर जी का मतलब हो गया गोल्डन कलर, और ये सिल्वर कलर। तो यहाँ से ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनके लिए कोई सार्थक अंक नहीं होते, लेकिन सहायता 10⁻⁻1 और इसके लिए सहायता 10⁻2 होती। इस तरीके से इनकी सहायता होती है विद्यार्थियों। तो इसका जो रेजिस्टेंस है R बराबर, पहला जो रंग है वो नारंगी, तो नारंगी के लिए सार्थक अंक आप देखेंगे 3, दूसरा जो रंग है वो नीला, और नीले के लिए जो सार्थक अंक हैं वो है 6, तो 36 हो गया। फिर गुणा, इसका गुणक चांदी सा रंग दे रखा है, चांदी से के लिए 10⁻2, तो 10⁻2, फिर प्लस माइनस सहायता सुनहरा, और सुनहरे रंग के लिए स्वर्ण रंग के लिए देखो जो सहायता है वो 5%, फिर इसके लिए 10%, और कोई कलर नहीं हो तो उसके लिए 20%। तो यहाँ पर गोल्डन कलर के लिए सहायता हमें दे रखी है 5%, ये ओम में। तो ये रेजिस्टेंस होगा 36 × 10⁻2 प्लस माइनस 5% ओम में। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा पूछी है। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। देखिए एक फॉर्मूला है कि जब दो हम समांतर धारावाही चालक तार लें, समांतर हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, एक में से I1 धारा बह रही है, दूसरे में से I2 धारा बह रही है, दोनों की जो लंबाई है वो समान है, तब दोनों चालक एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं और उस बल का जो मान होता है, परिमाण होता है, वो इस तरीके से होता है μ0 I1
I2 अपॉन 2πd इंटू में L, ये होता है। यदि यहां पर हम क्या कर दें, L बराबर 1 मीटर, D बराबर 1 मीटर और I1 तथा I2 दोनों को हम इक्वल ले लें 1 एम्पियर के, तो ये जो ऐप है देखो, ये एक हो गया, ये एक म्यू 0 अपॉन 2π के इक्वल आ जाएगा और म्यू 0 का मान होता है 4π इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से एफ की जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देने वाले हैं। देखिए क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, कि यदि 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता हो, जबकि उनकी लंबाई 1 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो प्रत्येक तार में से बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। तो देखिए डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं, 2 एकांक लंबाई वाले, 2 एकांक लंबाई वाले समांतर धारावाही, समांतर धारावाही चालक एकांक दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो प्रत्येक तार से बहने वाली धारा, तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। क्लियर। फिर देखिए विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दे रखा है कि निम्न चित्र में 2 कुंडली ए बी व सी डी के बीच एक छड़ चुंबक NS को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्ती होगी। हमें यहाँ पर 2 कुंडलियां दे रखी है। पहली जो कुंडली है उसमें ए बी, दूसरी जो कुंडली है उसमें सी डी। और यदि आप इधर से देख रहे हैं तो देखिए, जब एस सीरा इसके पास में ले जा रहे हैं तो इस कुंडली सी डी का जो ये वाला फलक है, इस पर ये एस फलक की भांति और ये फलक इसका एन की भांति। एन यहाँ से दूर जा रहा है तो ये वाला जो सीरा है इसका वो एस की भांति और ये एन की भांति। यदि हम इधर से देख रहे हैं तो इसमें देखिए, इसमें जो धारा बह रही है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो ये वामावर्ती, हमें ये पूछा है कि वामावर्ती दिशा में कौन से में से बहेगी। तो वामावर्ती में से बाईं ओर से देखने पर ये है वामावर्ती दिशा में, तो ए बी में से प्रवाहित होगी। कौन सी कुंडली में से प्रवाहित होगी? ए बी कुंडली में से वामावर्ती धारा प्रवाहित होगी। आप यहाँ पर देखेंगे एन यहाँ पर वामावर्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस यहाँ पर दक्षिणावर्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि एन फलक पास में जा एस सिरा इसके पास में जा रहा है, तो ये फलक किसकी भांति काम करेगा? एस ध्रुव की भांति। और एन ये एस की भांति काम करेगा तो ये किसकी भांति काम करेगा? एन की भांति काम करेगा। इसी प्रकार से आप देखें, इसमें एन सिरा इसका दूर जा रहा है, देन यहां से ये वाला जो सिरा है वो एस की भांति काम करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये एस की भांति काम करेगा तो ये वाला जो सिरा है ये एन फलक की भांति काम करेगा। इधर से हम देखें तो वामावर्ती दिशा में धारा इस कुंडली में से प्रवाहित होगी, तो ए बी में से वामावर्त दिशा में विद्युत का प्रवाह होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा दे रखी है एक समान, तो लघुतर तरंग धैर्य होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, न्यूनतम जो तरंग धैर्य है, हम लेमड़ा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? H/P, H/m
एम वी। इसके अलावा लेमड़ा बराबर हम एच अपॉन में अंडर में 2m के भी पुट कर सकते हैं। गतिज ऊर्जाएं समान दे रखी है तो जो लेमड़ा है वो द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जिसका द्रव्यमान कम उसकी तरंगधैर्घ्य अधिक, इसका द्रव्यमान ज्यादा तरंगधैर्घ्य कम। हमें लघुत्तम तरंगधैर्घ्य पूछी है तो मास ऑफ अल्फा ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो अल्फा का द्रव्यमान ज्यादा तो तरंगधैर्घ्य भी कम होगी। तो लेमड़ा अल्फा लेमड़ा पी से तो हमें कम ही पूछी है तो अल्फा कण आएगा इसमें, किसकी होगी, अल्फा कण की लिए जो तरंगधैर्घ्य है वो कम होगी। देखिए हमें अगले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में निरोधी विभव 1.5 वोल्ट है तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए एक रिलेशन होता है ई वी नोट बराबर के मैक्सिमम, तो हमें वी नोट का मान दे रखा है तो के मैक्सिमम कितना आ जाएगा, तो के मैक्सिमम इसका मतलब है कि 1.5 गुणा में ई, इसका मतलब यह आ गया कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या दे रखा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए चरघातांक क्षय वक्र बनाइए। रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए चरघातांक क्षय वक्र किस प्रकार से होता है, हमें इसमें एक तरफ ले लेते हैं अविघटित नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या जिसे हम n से पुट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं समय। अब देखिए प्रारंभ में नाभिकों की संख्या हम लेकर चल रहे हैं n0 जब समय 0 होता है। फिर हम समय को अर्धायु कालों में डिवाइड करेंगे। ये एक अर्धायु काल, यहाँ पर 2 अर्धायु काल, यहाँ पर 3 अर्धायु काल, यहाँ पर 4 अर्धायु काल। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक अर्धायु काल के पश्चात नाभिकों की जो संख्या है वो इसमें आधी रह जाती है। फिर 2 अर्धायु कालों के पश्चात 1/4 रह जाती है। इसी तरीके से 3 अर्धायु कालों के पश्चात उसका भी आधा, तो n0/8। ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से हमें प्राप्त होने वाला है। एक चरघातांक क्षय वक्र होता है n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लेमड़ा t के रूप में ये वक्र प्राप्त होगा। चरघातांकी वक्र होता है, चरघातांक इसमें क्षय होता है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा नाभिक के रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों का कार्य क्या होता है। जो नियंत्रक छड़ें होती है वो नाभिकीय अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करती है। नियंत्रक छड़ों का कार्य तो नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों का प्रयोग करते हैं। नियंत्रक छड़ों का प्रयोग करते हैं। क्लियर। हम नियंत्रक छड़ों के रूप में हम कैडमियम का प्रयोग करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें पूछा निर्गम y का मान लिखिए। y की वैल्यू हमें पूछी है, एक डायग्राम हमें दे रखा है और उस डायग्राम में y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इस डायग्राम में ही देख लीजिए, यहाँ पर हमें ये एक और तार्किक द्वार दे रखा है, ये भी एक और तार्किक द्वार है और ये हमें एंड तार्किक द्वार दे रखा है। और में आप जो भी निवेशी संकेत देते हैं
वो योग के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर 0 और 1 देंगे तो 0 1 1 यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर 1 और 1 देंगे तो भी हमें 1 ही प्राप्त होगा। 1 और 1 यहाँ पर देंगे तो ये इनटू में गुणा के रूप में प्राप्त होते हैं एंड गेट में, तो हमें 1 गुणा 1 मतलब 1 यहाँ पर निर्गत संकेत हमें प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, जो 4th क्वेश्चन है उसमें हमें परिपथ चित्र बनाकर संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक पूछा गया है। देखिए विद्यार्थियों क्या है, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 है। उन्हें हम एक बैटरी से संयोजित कर देते हैं। ये जो बैटरी है वो V वोल्ट की बैटरी है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस संधारित्र के ऊपर V1 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, दूसरे संधारित्र पर V2 और तीसरे संधारित्र पर V3 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और यहाँ से चलने वाला जो आवेश है इस प्लेट के ऊपर प्लस Q के रूप में क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्लेट के इस वाले फलक के ऊपर माइनस Q, इस वाले फलक के ऊपर जो प्लस Q क्रिएट होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए सभी प्लेटों के ऊपर जो आवेश का परिमाण है वो समान रहेगा। एक प्लेट के ऊपर प्लस Q, दूसरी पर माइनस Q, इस तरीके से आवेश होंगे। तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम बनाना है। फिर हम बात करते हैं कुल विभवांतर, जो आपने आरोपित किया कुल विभव पतन। तो कुल विभव पतन आप देखेंगे कि अलग अलग संधारित्रों पर विभव पतनों के योग के बराबर होता है। तो इससे मैं देता हूं क्वेश्चन नंबर 1। फिर पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र पर देखिए विद्यार्थियों, हम एक रिलेशन जानते हैं, Q बराबर क्या होता है C इंटू V। तो यहां से V बराबर आ गया Q बट्टे में C। तो ये पहले संधारित्र पर विभव पतन, पहले संधारित्र पर विभव पतन V बराबर क्या हो गया Q बट्टे में C, V1 बराबर Q बट्टे में C1। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। दूसरे संधारित्र पर क्या हो जाएगा, संधारित्र पर विभव पतन, दूसरे संधारित्र पर V2 बराबर Q अपॉन में C2 और तीसरे संधारित्र पर क्या हो जाएगा V3 बराबर Q बट्टे में C3। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब आप देखें समीकरण 2, 3, 4 को हम समीकरण 1 में पुट कर दें, और या यहां पर मैं इन तीनों संधारित्रों की बजाय एक तुल्य संधारित्र यहां पर लगा दूं जिसकी धारिता हम C कंसीडर कर लें, तो सारा का सारा जो वोल्टेज है वो इसी संधारित्र पर ड्रॉप हो जाएगा। तो तुल्य संधारित्र पर, तुल्य संधारित्र पर विभव पतन, तुल्य संधारित्र पर विभव पतन V बराबर Q बट्टे में C। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इन सभी समीकरण 2, 3, 4 व 5 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक के अंदर रख देंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा, V की वैल्यू कितनी है Q बट्टे में C बराबर Q बट्टे में C1 प्लस Q बट्टे में C2 प्लस Q बट्टे में C3। तो यहां से हमें प्राप्त हो गई है तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यह है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का व्यंजक। फिर देखिए विद्यार्थियों, हमें 5वें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।
V बराबर हमें फाइंड आउट करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर या R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करना। काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, 1.5 अंक का हमें इसमें दिया गया है। विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, वहां से आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। फिर जो देखिए, मीटर ब्रिज द्वारा प्रतिरोध मापन की क्रियाविधि को समझाइए। तो मीटर ब्रिज के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। इससे हम प्रतिरोध का मापन व्हीटस्टोन के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। मीटर सेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु और विभवमापी, तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपको पूछा जाना ही है। फिर देखिए, हमें विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की क्रियाविधि को पूछा गया है। तो विभवमापी से आंतरिक सेल का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, देख लीजिए। ये हमारे पास में एक विभवमापी का तार है AC, और इससे तार से हम एक प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं। इस प्राथमिक परिपथ के अंदर हम जोड़ देते हैं एक सेल, प्राथमिक सेल EP, एक कुंजी K, साथ में हम एक धारा नियंत्रक भी यहां पर संयोजित कर देते हैं। फिर हम इसके द्वितीयक परिपथ में एक प्राथमिक सेल जोड़ते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। फिर उसके ऋणात्मक टर्मिनल से हम एक धारामापी, और धारामापी से हम जोड़ देते हैं विसर्पी कुंजी J। और देखिए, इस प्राथमिक सेल के समांतर क्रम में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, तथा साथ में एक अन्य कुंजी K2 यहां पर संयोजित कर देते हैं। इस तरीके से तो हम परिपथ का निर्माण करेंगे। अब देखिए कैसे हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। देखिए, वो जो फॉर्मूला होता है, E बराबर हम ये जानते हैं, या V बराबर हम जानते हैं E माइनस में I इंटू R होता है। तो यहां से हम स्मॉल r बराबर क्या पुट कर सकते हैं, E माइनस V अपॉन में I, और इस I को हम, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R, इसको E माइनस V बट्टे में V इंटू में R से हम पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास में आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। तो क्या करते हैं, एक्चुअल में इस K2 को हम खुला रखते हैं। K2 को खुला रखकर K2 को खुला रखकर K2 को तो हम खुला रख लेंगे। फिर हम संतुलित लंबाई यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। फिर हमें क्या करना है, संतुलित लंबाई ज्ञात करनी है। और हम ये कंसिडर कर लें कि संतुलित लंबाई हमें L1 प्राप्त हो जाती है। तो उस कंडीशन में इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है E, वो आ जाएगा अक्स L1 के इक्वल। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। K2 को लगा देंगे, K2 को लगा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस कंडीशन में सेल का जो संतुलित लंबाई होगी वो इस सेल के टर्मिनल विभवांतर के इक्वल होगी, क्योंकि इस सेल का टर्मिनल विभवांतर इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगा K2 को जब हम लगा देंगे तो उस स्थिति में टर्मिनल विभवांतर अक्स L2 के बराबर होगा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 और 3 को उठाकर हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, स्मॉल r बराबर अक्स L1 माइनस अक्स L2 बट्टे में अक्स L2 इंटू में r। तो यहां से आप देखेंगे अक्स ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, r बराबर L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में r हमें प्राप्त हो जाएगा। यह आ गया है आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला सूत्र, जो कि हमने विभवमापी की सहायता से फाइंड आउट किया है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनोन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए और दो समाक्षी प्रणालिकाओं के लिए अनोन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक भी फाइंड आउट कीजिए। तो विद्यार्थियों, अनोन्य प्रेरण की जो डेफिनेशन है वो क्या है? प्रेरकत्व है। देखिए, अनोन्य प्रेरकत्व और अनोन्य प्रेरण दोनों अलग अलग चीजें हैं। अनोन्य प्रेरकत्व का मतलब हो गया एम। तो देखिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का, E बराबर एम की दूसरी कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो पहली कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 बराबर होता है -M12 di2 अपॉन dt। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से M12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस में E1 अपॉन di2 अपॉन dt। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जब हम किसी परिपथ के पहली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तो E1, दूसरी कुंडली में है धारा परिवर्तन की दर di2 अपॉन dt, कि दूसरी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन करने पर पहली कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अनोन्य प्रेरकत्व कहलाता है। तो देखिए, अनोन्य प्रेरण की घटना में अनोन्य प्रेरण की घटना में दूसरी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन के कारण पहली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनोन्य प्रेरकत्व कहलाता है। अनोन्य प्रेरकत्व, या इसको हम अनोन्य प्रेरण गुणांक भी कह सकते हैं। कहलाता है। क्लियर? ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर इसमें आगे पूछा है कि दो समाक्षी प्रणालिकाओं के लिए अनोन्य प्रेरण का गुणांक। इसका सॉल्यूशन भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं विद्यार्थियों। फिर देखिए 10वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो लेंसों की शक्ति 10 डायप्टर और 1 डायप्टर हमें दे रखी है। सामान्य समायोजन में इसकी आवर्धन क्षमता क्या है? खगोलीय दूरदर्शी में हम जानते हैं कि दो लेंस होते हैं और उनकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला FE अपॉन में FO होता है। मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी का अनुपात। और सामान्यतः जो नेत्रिका लेंस है उसकी फोकस दूरी अधिक और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कम होती है। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा? जो FE है वो 1/PE के बराबर और FO है वो 1/PO के बराबर। तो यहां से FE, तो जिसके लिए शक्ति जितनी ज्यादा होगी उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। तो शक्ति 10 डायप्टर है ज्यादा, तो कम वाली शक्ति हमें लेकर चलनी है। तो 1 डायप्टर, 1/1 का मतलब हो गया 1, तो FE बराबर आ गया 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 आ गया 1 मीटर, 1 मीटर को मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया। FO बराबर कितना आ गया? 1/10, मतलब 0.1 सेंटीमीटर में। तो इसको हम FO बराबर 10 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा? 100/10 बराबर 10। तो आवर्धन क्षमता हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 प्राप्त होने वाली है। फिर देखिए विद्यार्थियों, लेंस की शक्ति को परिभाषित कीजिए और संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए
परिणामी शक्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। लेंस की शक्ति का मतलब होता है किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, लेंस की शक्ति कहलाती है। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। लेंस की शक्ति कहलाती है। इसको हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ये हमारे पास में यदि कोई लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है और यहां से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो यदि ये एकांक दूरी पर आपतित हो रही है तो इसमें उत्पन्न जो विचलन कोण है उसी को ही हम लेंस की शक्ति कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये कोण भी यहां पर डेल्टा हो जाएगा। ये वाली जो डिस्टेंस है वो यदि मैं एच लेकर चलूं, ये यहां से एफ हो जाएगी। तो यहां से tan डेल्टा बराबर आ गया एच लंब बटे में आधार, और यदि एच बराबर आप 1 मीटर ले लेंगे तो देखिए इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यदि विचलन बहुत कम होता है तो डेल्टा बराबर एच अपॉन में एफ भी हम पुट कर देंगे। तो जो डेल्टा है वही है शक्ति। तो P बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, H बराबर हम जब 1 पुट कर देंगे तो P बराबर हमें 1/f मिल जाएगा। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की शक्ति कहते हैं। व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, हमें यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि दो लेंस जब एक दूसरे के संयोजन में रखे हुए हैं, इस तरीके से रखे गए हैं, एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, तो इसकी जो फोकस दूरी f1, इसकी फोकस दूरी f2। तो तुल्य फोकस दूरी के लिए हम क्या जानते हैं, फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी तो 1/f बराबर होती है 1/f1 प्लस 1/f2। तो पहले लेंस के लिए तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर 1/f1, दूसरे लेंस के लिए P2 बराबर 1/f2, और तुल्य के लिए क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f। तो यहां से इन तीनों की वैल्यू इसमें हम पुट कर दें, देन हमें क्या मिल जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2। तो दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो उनकी कुल जो शक्ति होती है वो अलग अलग लेंसों की शक्ति की योग के बराबर होती है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी क्यों श्रेष्ठ है? दो कारण देखिए, उसके पीछे रीजन आप देख लीजिए। दो रीजन है, एक तो है गोलीय विपतन, गोलीय विपतन की समस्या होती है अपवर्ती दूरदर्शी में। दूसरी जो समस्या होती है वो है वर्ण विपतन। दोनों को समझा देते हैं। वर्ण विपतन का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो रंगीन दिखाई पड़ता है। प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ता है? प्रतिबिंब रंगीन बनता है, रंगीन बनता है। और गोलीय विपतन के कारण प्रतिबिंब सही जगह पर नहीं बनता, धुंधला बनता है, स्पष्ट नहीं बनता, अस्पष्ट बनता है। इसके पीछे रीजन क्या है? गोलीय विपतन का मतलब क्या है विद्यार्थियों, जैसे ये हमारे पास में कोई लेंस है, अब यदि कोई प्रकाश की किरण यहां से होकर जा रही है और कोई प्रकाश की किरण यहां से होकर जा रही है, एक ही जगह से आ रही है लेकिन ये आगे जाकर एक ही जगह पर मिल रही है, लेकिन ये वाली जो प्रकाश की किरण है तो ये तो लेंस में इतनी मोटाई में जा रही है, ये इतनी सी में जा रही है, तो दोनों के द्वारा इस कांच में या लेंस के अंदर तय की दूरियां भिन्न भिन्न होती है। तत्पश्चात एक साथ में ये प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती, इनका वेग मतलब यहाँ पर वेग कम होता है कांच में,
तो ये एक साथ में नहीं पहुंच पाती, जो प्रतिबिंब है वो धुंधला और अस्पष्ट बनता है। फिर वर्ण विपतन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण जैसे इस तरीके से आपतित हो रही है तो ये ऐसे 7 रंगों में टूट जाएगी, ये ऐसे 7 रंगों में टूट जाती है, तो हमें जो प्रतिबिंब है वो इस तरीके से रंगीन बनता है। एक ही जो रंग प्रतिबिंब का होता है उसकी बजाय जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रंगीन प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। इसलिए अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ होता है। 13वें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को परिभाषित कीजिए, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है यह भी पूछा है। आवश्यक शर्तें, क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। देखिए विद्यार्थियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर सघन माध्यम के अंदर ही किसी पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है तो वो विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, तो उस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर क्रांतिक कोण से अधिक का कोण होना चाहिए, कोण पर आपतित होती है तो विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, जैसे ये हमारे पास में कोई विरल माध्यम है और इसके इस तरफ है सघन माध्यम। कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है और जब यहां पर इसका जो आपतन कोण होता है आई, ये IC से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? IC से। तो ये विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही ऐसे परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर? अब इसके लिए आवश्यक जो शर्तें हैं उनमें पहली जो शर्त है वो क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। प्रकाश सघन से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, माध्यम की ओर जाना चाहिए। सघन से विरल माध्यम की ओर जाता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। दूसरी, प्रकाश का आपतन क्रांतिक कोण से अधिक पर होना चाहिए। प्रकाश का आपतन क्रांतिक कोण से अधिक पर होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर प्रकाश का आपतन होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या पूछा गया है कि एक हमें ड्यूट्रॉन नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है। हमें इस रिएक्शन को पहले समझना पड़ेगा। ड्यूट्रॉन का मतलब होता है
प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। ड्यूट्रॉन के अंदर H12 से लिखा जाता है, उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस ड्यूट्रॉन के नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो सबसे पहले तो हम डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति ज्ञात कर लेंगे। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा EBN बराबर होता है डेल्टा EB अपॉन में A, और डेल्टा EB होता है डेल्टा M इंटू C स्क्वायर अपॉन में A। तो यहाँ पर डेल्टा M है प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है, एक इंटू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान भी एक ही न्यूट्रॉन है, फिर माइनस में न्यूट्रॉन का जो नाभिक का द्रव्यमान है मास ऑफ न्यूक्लियाई, ये आ गया डेल्टा M। तो यहाँ पर डेल्टा M EB जो होता है वो डेल्टा M इंटू C स्क्वायर, तो C स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आप EB कितना आएगा, MP मास ऑफ प्रोटॉन 1.007, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008 माइनस 2.013। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2.015 माइनस 2.013 इंटू में C स्क्वायर, और ये जो मास है वो U में है, ये मास किस में है, U में, तो U इंटू C स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया 0.002 U इंटू C स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में बंधन ऊर्जा। अब एक जो U इंटू C स्क्वायर होता है वो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। देन यहां से डेल्टा EBN, डेल्टा EBN कह दो, केवल EBN कह दो, जो कि बराबर होता है EB अपॉन AK या डेल्टा EB अपॉन AK। तो यहां से इनकी वैल्यू में पुट कर देता हूं, EBN बराबर डेल्टा EB जो कि कितना आया है 0.002, और U इंटू C स्क्वायर के स्थान पर 931 हम पुट कर देंगे, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या इसकी 2 है। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास में 0.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा इसकी प्राप्त हो जाएगी। यह आंसर हमें मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। हमें एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा 10 वर्ष में घटकर 25% रह जाती है। 10 वर्ष में घटकर कितनी रह जाती है, तो हमें T बराबर दे रखा है 10 वर्ष, और जो मात्रा है N बराबर N0 का 25%, 25 बट्टे में 100, मतलब N0 बट्टे में 4 रह गई। तो हमें क्या पूछा, अर्धायु T हाफ पूछा है, क्षयांक लैम्बडा पूछा है, ये 2 चीज पूछी है। तो सबसे पहले हम अर्धायु ज्ञात कर लेते हैं। अर्धायु N अपॉन में N0 बराबर 1/2 की घात, हम जानते हैं स्मॉल n, इसे हम 1/2 की घात स्मॉल t बट्टे में T हाफ पुट कर देंगे। n का जो मान है वो कितना है, N0 बट्टे में 4, N0 मैंने AGD लिखा है, 1/2 की घात कितनी है, T बट्टे में T हाफ। यहां से N0 से N0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/4 रह गया। 1/4 का मतलब हो गया 1/2 की घात 2, और ये आ गया 1/2 की घात T बट्टे में T हाफ। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कंपेयर करें यदि इन दोनों को, तो 2 बराबर आ गया T बट्टे में T हाफ। तो T हाफ बराबर आ गया T बट्टे में 2, T बट्टे में 2, तो T हाफ आ गया 10 बट्टे में 2, 10 बट्टे में 2 हमें मिल चुका है। तो 5 वर्ष आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। क्लियर।
अब हमें लेमड़ा ज्ञात करना है, तो लेमड़ा बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, ये होता है। तो लेमड़ा बराबर आ गया 0.693 अपॉन 5, ये आ गया प्रति वर्ष में। किसमें आ गया? प्रति वर्ष में। ये इसका लेमड़ा का मान आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। 16वां क्वेश्चन हमें दे रखा है धारामापी से रिलेटेड कि धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि धारामापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसमें हमें साथ में ये भी पूछा है कि एमीटर को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो एमीटर में बदलने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में संट प्रतिरोध मतलब अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और दोनों में मूल अंतर भी यही है। इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में v चाल से कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। घूर्ण चुंबकीय अनुपात मतलब म्यू एल अपॉन में एल हमें ज्ञात करना है। 8.8 इंटू 10⁻10 होता है। ये हमें ज्ञात करना। बोर मैग्नेट्रॉन किसे कहते हैं? बोर मैग्नेट्रॉन है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पीयर इंटू मीटर होता है। ये इसकी वैल्यू होती है। बोर मैग्नेट्रॉन 9.27 इंटू 10⁻+24 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर होती है। इसके साथ में हमें देखिए विद्यार्थियों, जो 17वां क्वेश्चन है उसमें एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m का मान हमें कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी L बराबर हमें 80 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि दोनों लेंस उत्तल लेंस हो तो उनकी अलग अलग फोकस दूरियों की गणना कीजिए। तो FE और FO इन दोनों का जो योग है वो हमें 80 सेंटीमीटर दे रखा है। m बराबर होता है FE अपॉन में FO। तो यहाँ से FE बराबर आ गया m इंटू FO, और इन सब की वैल्यू पुट कर दें तो FE बराबर आ गया हमारे पास में 15 FO। यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 15 FO प्लस FO बराबर 80, 16 FO बराबर 80, FO बराबर 80 बट्टे में 16 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो FE बराबर कितना आ गया? 75 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया है, क्योंकि इन दोनों का योग तो 80 होना है। देखिए इस क्वेश्चन के अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण 1/4 रह जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, विचलन कोण न्यूनतम विचलन कोण बराबर होता है AN21-1, और जब ये वायु में है तब ये न्यूनतम विचलन कोण A, जो प्रकाश की किरण है वो ग्लास में जा रही है एयर से, ये वाली स्थिति है। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और जब हम ये बात करें कि इस प्रिज्म को जल में डुबो दें तो जो प्रकाश की किरण है वो जल से ग्लास में जाएगी। उस स्थिति में जो न्यूनतम विचलन कोण है उसको हमने डेल m डैश से हमने पुट कर दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम 1 का भाग लगा दें तो डेल m डैश अपॉन डेल m बराबर क्या आ जाएगा? A NGW-1 अपॉन A NGA-1। इसे ऐसे कैंसिल हो गया। NGW को हम क्या लिख सकते हैं? NG अपॉन में NW-1। इसे हम लिख सकते हैं NG अपॉन में NA-1। इन सब की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। NG ग्लास के लिए, और वैसे तो हमें NGA और NGW इन दोनों की वैल्यू, चलिए इन सब का मान मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें NG 3/2, NW 4/3 दे रखा है, -1 बट्टे में NG 3/2। एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। ये आ गया है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल m डैश अपॉन डेल m इक्वल टू, यहाँ से आ गया 9/8 -1
यहाँ से आ गया 3/2 - 1। इसको हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो 9 - 8 बट्टे में 8, और ये आ गया 3 - 2 बट्टे में 2, तो ये तो आ गया 1/8, ये आ गया 1/2, 2 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल एम डेस बराबर डेल एम बट्टे में 4, और यही हमें सिद्ध करना था कि जो न्यूनतम विचलन कोण है वो पहले वाले विचलन कोण से 1/4 रह जाएगा। हमें आगे देखिए क्या पूछा गया है इसमें कि 18वीं क्वेश्चन के अंदर हमें 64 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पूछी गई है। वी पूछा है। संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर इलेक्ट्रॉन है तो 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में √V ये होता है। तो यहां से हम लैम्बडा निकाल लेते हैं पहले, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में 64 का रूट तो 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया है। यहां से 4 का जब हम भाग लगाएंगे तो 3.0, ये 7 कर देता हूं मैं, 3.07 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए विद्यार्थियों, P बराबर हम h अपॉन में लैम्बडा पुट कर सकते हैं। P बराबर h अपॉन में लैम्बडा 6.62 इंटू 10⁻³ 34। लैम्बडा की जो वैल्यू है वो है 3.07 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 ये हमारे पास में 2.2 गुणा 10⁻⁻24 के समथिंग आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। इसके साथ में हमें देखिए क्या पूछा, समान वेग से गतिशील, कि समान वेग से गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। तो देखिए समान वेग से गतिमान है, वेग समान है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर होता है h अपॉन में p, तो h अपॉन में mv। तो यहां से वेग समान है तो जो लैम्बडा है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है, तो जिसका द्रव्यमान कम उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। तो लैम्बडा ई के लिए ज़्यादा और प्रोटॉन के लिए कम ये होगा। तो अधिक पूछिए तो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी विद्यार्थियों। फिर देखिए कि दो प्लेटों P तथा Q के लिए अंतक विभव V0 आवर्ती न्यू के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है। इनमें से किस धातु की दहली तरंगदैर्घ्य और कार्यफलन अधिक होगा। कार्यफलन क्या होता है, फाई नॉट बराबर h न्यू नॉट। तो देखिए इसमें h न्यू नॉट, न्यू ये है, न्यू नॉट ये है, तो Q के लिए न्यू नॉट अधिक होगा। न्यू 0 किसके लिए, Q के लिए ये ज़्यादा है न्यू 0 P वाले से। एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। कार्यफलन किसका अधिक होगा, कार्यफलन किसका अधिक होगा, Q के लिए। जिसका कार्यफलन अधिक होगा उसकी दहली तरंगदैर्घ्य कम, दहली तरंगदैर्घ्य किसकी ज़्यादा होगी, P की। P की दहली तरंगदैर्घ्य अधिक होगी Q की तुलना में। दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर हमें क्या पूछा गया है इसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन है उसको विराम अवस्था से V वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की दहली डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखो डी ब्रोगली की परिकल्पना हमें क्या कहते हैं, लैम्बडा बराबर h अपॉन में p। p के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, अंडर में 2m k, क्योंकि k बराबर होता है हाफ m v स्क्वायर। इसको मैं m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m, तो ये आ गया p स्क्वायर बाई 2m। और यहाँ से p बराबर आ गया है 2m k का रूट, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इस लैम्बडा को हम क्या लिख सकते हैं, 2m k के स्थान पर जो गतिज ऊर्जा है वो यदि
विभवांतर से विभव से प्राप्त होती है तो 2m/q इंटू वी पुट कर सकते हैं। अब यदि इन सब की वैल्यू पुट कर दूं 6.62 इंटू 10⁻⁻34, m का मान हमारे पास में 9.1 इंटू 10⁻⁻31, q इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, v एज इट इज रहने देते हैं। तब हमें लैम्बडा कैलकुलेशन करने के पश्चात 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में √v प्राप्त होगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन के लिए तरंगधैर्घ्य का सूत्र व्यंजक, ये हमें फाइंड आउट करना है इसमें। विद्यार्थियों अब हमें देखना है निबंधात्मक प्रश्न 19वां और 20वां। 19वें प्रश्न में हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करना है और खोखले गोले के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य कितना बल होगा ये भी हमें पूछा। दो आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम होने पर आवेशों के मध्य बल का मान कितना होगा? 0 होगा विद्यार्थियों, ये हमें पूछा गया है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक और अर्धचालकों में विभेद कीजिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। नेज और अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण द्वारा समझाना है। दो सार्वत्रिक तार्किक द्वारों के नाम लिखने हैं, तो नोर और नैंड सार्वत्रिक तार्किक द्वार होते हैं। जेनर डायोड का हमें प्रतीक चिन्ह पूछा है, तो जेनर डायोड का ये हमारे पास में एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो ये था विद्यार्थियों 5वां मॉडल पेपर। आज का हमारा वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।